हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लास्ट बार इस पाठ में राज्य सरकार भाग 8 न्यायपालिका प्रकरण होगा उच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ। ये हमारा 8 नंबर का जो पाठ था वो अपने अंतिम दौर में है और इस आधार पर हमने जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन और क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ा था पिछले पाठ में, उससे मिलता जुलता ही राज्य का जो उच्च न्यायालय है, जो राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में क्या है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एक पिरामिड नुमा आकृति बताइए आपको। भारत में एकीकृत क्या है, न्यायपालिका है। जिसके शीर्ष पर कौन सा न्यायालय है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के पश्चात आता उच्च न्यायालय का नंबर। उच्च न्यायालय का स्थान आता है उच्चतम न्यायालय के पश्चात। उच्चतम जो उच्च न्यायालय है, जो न्यायपालिका के पिरामिड नुमा जो संरचना, उसके दूसरे पायदान पर है। जो राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। बेहतरीन बात अब आ रही है, संविधान के अनुच्छेद 214 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अब प्रत्येक राज्य की आवश्यकता नहीं, दो या दो से अधिक राज्यों में भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। उच्च न्यायालय हो सकता है। एकदम आसान सी बात लिखी गई है। संविधान का अनुच्छेद 214 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। दो या दो से अधिक राज्यों में एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। वर्तमान में देश में 24 उच्च न्यायालय हैं। देखो ये प्रश्न अच्छा, वर्तमान में देश में 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रश्न लगातार जारी है। सर्वप्रथम 1862 में कोलकाता, बॉम्बे व मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। फिर 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो यह उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण जो बातें थी हमने देखी। अब हम इसका गठन करते हैं। उच्च न्यायालय क्या करते हैं, गठन करते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा बिंदु होगा उच्च न्यायालय का गठन। अब प्रारंभ करते हैं। भूमिका थी। देखो किसी भी प्रश्न की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है और भूमिका जो है उसके बाद में एक प्रश्न स्टार्ट होता है। हम सीधा उच्च न्यायालय का गठन का पॉइंट नहीं बना सकते। तो अब हमारा बिंदु चलेगा उच्च न्यायालय का क्या, गठन। तो उच्च न्यायालय का गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 216 में
यह प्रावधान है कि जब राष्ट्रपति है वो क्या करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जैसे नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय है उसमें एक क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश। गठन का भूमिका लिख रहे हैं। संविधान अनुच्छेद 216 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य सहायक न्यायाधीश होंगी और इनकी नियुक्ति मिलकर बनेगा। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति समय समय पर है नियुक्त करना, जो भी वो उचित समझेगा नियुक्ति करेगा। सबसे पहले नियुक्ति, गठन का पहला बिंदु क्या है, नियुक्ति। किनकी, न्यायाधीशों की। तो नियुक्ति में यहां संविधान का अनुच्छेद कौन सा लगेगा, 216(1). संविधान के अनुच्छेद 216(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं कॉलेजियम की हम पहले कॉलेजियम प्रणाली है उसके बारे में पहले अध्ययन कर चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य 4 न्यायाधीशों का एक पैनल होता है जिसे कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं। तो संविधान के अंतर्गत है, जो संविधान का अनुच्छेद है वो 216 नहीं है, 217 में 217(1) में ये प्रावधान किया गया है कि देश का राष्ट्रपति है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श भी मानेगा। तो यह होगी उनकी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब है न्यायाधीशों की क्या योग्यता, 2 नंबर पॉइंट। योग्यता, यहाँ 217 2 लगा देंगे और 2। योग्यता में देखो पहली तो है ही, ये तो देखो पहले तो नियुक्ति के बारे में लिख देते हैं राष्ट्रपति द्वारा, और यहाँ ये भी लिख देते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व कॉलेजियम। ये 2 चीज याद रखनी पड़ेगी। कॉलेजियम व्यवस्था है और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से। तो योग्यता में नंबर 1 आ गई, वह क्या हो, भारत का नागरिक हो। 2 नंबर पर वह राज्य के किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। वकील भाई, एडवोकेट इसको आप बोल सकते हो अंग्रेजी में, अधिवक्ता रह चुका हो। सरल बात है भाई। कई विद्यार्थियों का कहना है कि राजनीति विज्ञान हमें थोड़ी कठिनाई समझ में आ रही है। मेरा मानना है कि बहुत ही शानदार बुक है, बड़ी आसानी से आपके समझ में आएगी। समझना है, जब हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता पढ़ रहे थे तो पहला बिंदु सेम था। दूसरे में राज्य एक उच्च न्यायालय में या किसी न्यायालय में 5 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, एडवोकेट रह चुका हो, या 10 वर्ष है। 3 नंबर वह है राज्य के किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च ज्ञाता हो। लास्ट, अब आप यह समझ रहे हो कि वह राज्य के किसी न्यायालय का मतलब सिर्फ उस न्यायालय नहीं होता। राज्य में न्यायपालिका की जो संरचना पिरामिड नुमा है, सीढ़ी नुमा है, जिसके शीर्ष पर क्या बताया आपको, सर्वोच्च न्यायालय, और सेकेंड स्तर पर हम जो पढ़ रहे हैं वो उच्च न्यायालय, और इसके नीचे भी न्यायालय हैं जिनको हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। वो भी 2 प्रकार के हैं, एक जिला न्यायालय, एक तहसील न्यायालय, एक सेशन कोर्ट, एक मुंसिफ कोर्ट। तो इनको आपको समझने की एकदम आसान बात आपको यहाँ पर बताई गई है। अब देखो कार्यकाल। हमारा योग्यता के बाद में बिंदु नंबर 3 आता है कार्यकाल। समझेंगे,
बालकगण ध्यान देंगे। कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल हम 5 वर्ष की आयु तक बताया था, तो यहाँ पर कितने वर्ष तक बताएंगे? हम 22 वर्ष तक बताएंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 217(1) फिर आ जाता है। यह संविधान का अनुच्छेद 217(1) के अनुसार पहला बिंदु है 62 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर कार्य कर सकता है। कार्य कर सकता है भाई। इसमें 2-3 बातें और लिखेंगे। मोस्ट बातें हैं। 2 नंबर इसका पॉइंट है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 22 वर्ष की आयु से पूर्व भी संबंधित राज्यपाल को क्या दे सकता है? त्याग पत्र दे सकता है। प्रश्न आ गया भाई, त्याग पत्र किसको देता है? उस न्यायालय का न्यायाधीश। तो यहाँ राष्ट्रपति नहीं लिख सकते हम। त्याग पत्र वो राज्यपाल को देता है। त्याग पत्र दे सकता है। 3 नंबर बात, सिद्ध कदाचार संविधान का उल्लंघन, एक ही बात है, संविधान का उल्लंघन की स्थिति में संसद उसे किस प्रक्रिया से? महाभियोग, फिर नाम आया महाभियोग की प्रक्रिया से समय से पूर्व अपदस्थ कर सकती है। महाभियोग की चर्चा, लंबी चर्चा पहले हमें कर चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो हमारा कार्यकाल जो है बिंदु वो पूरा हुआ। अगला हमारा बिंदु होगा वो न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ। चौथा बिंदु, न्यायाधीश क्या लेते हैं? शपथ। देखो मैं पॉइंट छोटा लिख रहा हूँ, आप रोज रोज बिंदु पढ़ रहे हो तो यहाँ पर ये किन का गठन आ रहा है, यानी या उच्च न्यायालय का गठन आ रहा है। तो कार्यकाल किसका होगा? योग्यता किसकी होगी? नियुक्ति किसकी होगी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। तो जो शपथ ग्रहण करने का कार्य है वो भी न्यायाधीश किसके सामने करेंगे? राज्य के राज्यपाल के सामने शपथ लेंगे। तो अनुच्छेद 219, इसके लिए कौन सा अनुच्छेद चलेगा? संविधान के अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के सामने क्या लेंगे? शपथ लेंगे। तो शपथ में संविधान का कौन सा अनुच्छेद आ जाएगा? संविधान का अनुच्छेद 219। शपथ किसके सामने लेंगे? राज्यपाल के सामने। समक्ष क्या लेंगे? शपथ ग्रहण करेंगे। अब आप यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमने शपथ ग्रहण तो मंत्रियों का भी देखा था, तो मंत्री तो 2 आशय की शपथ लेते हैं, पद एवं गोपनीयता की। तो यहाँ गोपनीयता वाली बात नहीं है, अपने पद के निर्वाह की वो शपथें लेते हैं। अब न्यायाधीशों का क्या हो जाता है? स्थानांतरण भी होता है। तो 5वां बिंदु है न्यायाधीशों का स्थानांतरण। इसमें भी कोई खास बात नहीं है। देश का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श कर किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में क्या कर सकता है? स्थानांतरित कर सकता है। अब न्यायाधीशों का वेतन, तो वेतन भत्ते मान लेते हैं। 6वां बिंदु है। तो वेतन भत्तों में क्या लिखना है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को बहुत अच्छे वेतन भत्ते मिलते हैं। अब 2,40,000 रुपये प्रति माह वेतन। अन्य सुविधाएं
सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन आदि उनको मतलब सुविधाएं हैं वो प्राप्त हैं। गठन का लास्ट बिंदु है न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता है, वो ये सबसे मोस्ट पोर्शन हमारा जाता हुआ। गठन का अंतिम बिंदु यहीं कर लेते हैं देखो, ताकि कोई मतलब स्क्रीन शॉट भी लेना चाहिए इस टॉपिक का यहाँ पर से, तो भी वो अच्छे तरीके से कर सके। 7 नंबर है यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई परीक्षाओं में आया हुआ है, इस बार भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो न्यायपालिका को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, यह मोस्ट बिंदु है। न्यायपालिका को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? पहला बिंदु इसका 7वां पॉइंट है, उसको हम स्पष्ट कर रहे हैं, यानी निश्चित कार्यकाल। इनका कार्यकाल कैसा है? निश्चित है। जैसे 22 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, तो इनको कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं है। फिर देखो इनकी नियुक्ति की एक विशेष प्रक्रिया है, ये नहीं है कि ये साधारणतः होते हैं। जैसे हमने देखा राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, कॉलेजियम, फिर संबंधित राज्य के राज्यपाल का परामर्श, तो नियुक्ति की क्या प्रक्रिया, पहला पॉइंट बना सकते हैं इसको, परंतु फिर भी दूसरा, यानी नियुक्ति की विशेष प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है। और 3 नंबर जो बिंदु है वो क्या है? हटाने की जो विधि है, पद से हटाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। प्रक्रिया कैसी है भाई? जटिल है। और इसका 4 नंबर बिंदु हम इधर बना देते हैं। देखो चौथा बिंदु इसका क्या हो जाएगा? आलोचना से मुक्त रखा गया है। आलोचना से क्या है? मुक्त रखा गया है। 5वां बिंदु जब बनाते हैं तो महाभियोग के अतिरिक्त उनके आचरण पर कहीं भी चर्चा नहीं की जा सकती। तो यह उच्च न्यायालय की स्वतंत्रताएं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो स्वतंत्रताएं हैं, बड़ी आसान सी स्वतंत्रताएं थी। एक और जोड़ सकते हैं, कार्यपालिका से इन्हें क्या रखा गया? पृथक रखा गया। भाई देखो थोड़ा गलत स्तर का पॉइंट है, कार्यपालिका से इन्हें पृथक रखा गया से पृथक। ये थोड़ा बड़े चर्चा का विषय है, इस पर बहुत लंबी चर्चा चलेगी अगर हम बात करेंगे तो। यानी सरकार के 3 अंग है, जैसा कि हमने हमारी राजनीति विज्ञान प्रारंभ की तो पहले ही दिन हमने देखा कि पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के भाग या अंग, उसमें पहला अंग हमने व्यवस्थापिका पढ़ा, दूसरा कार्यपालिका पढ़ा, तीसरा न्यायपालिका पढ़ा। चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तीनों अंगों में तीनों को क्या दिया गया? पृथक शक्ति दी गई है। और एक दूसरे की जो शक्तियां, उनमें वो किसी प्रकार का क्या नहीं कर सकते, यानी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो ये तो था हमारा गठन, और गठन के बाद में हम इसकी क्या पढ़ेंगे? शक्तियां। तो विद्यार्थियों गठन ज्यादा विस्तृत था, शक्तियों को हम बड़ी तेजी से पढ़ेंगे, ज्यादा लंबा होता है, आप भी पूरा वीडियो देख नहीं पाते हो। तो गठन के बाद हम शक्तियां पढ़ेंगे। ध्यान देने योग्य बात है, गठन से आप किसी का भी करो, गठन के एक निश्चित पॉइंट आप बढ़ा लो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब है वो उच्च न्यायालय की क्या शक्तियां, 5 शक्तियों में अभी इसको उल्लेख कर देंगे। नंबर फर्स्ट आ गया मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार आप सर्वोच्च न्यायालय वाला पढ़ चुके हो, उसमें पहला आया था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, उसको हमने 2 भाग में बांटा था, एक में क्षेत्राधिकार और दूसरा था समवर्ती क्षेत्राधिकार।
तो यहाँ पर है मूल क्षेत्र अधिकार है, उसको हम दो तीन भागों में बांट लेते हैं। पहला है संसद व विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी। नंबर ए इसका बिंदु, संसद व विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद। निर्वाचन है संबंधी विवादों की सुनवाई कौन सा न्यायालय करेगा? विवादों की सुनवाई उच्च न्यायालय करेगा। यह आपको बिंदु अच्छी तरीके से समझना है कि जो संसद में कितने सदन आए? 2 सदन। एक का नाम क्या पड़ा? लोकसभा। दूसरे का क्या पड़ा? राज्यसभा। तो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, इनमें जो भी चुने जाने वाले सदस्य हैं, इन सभी सदस्यों के जो निर्वाचन संबंधी विवाद है उनको कौन सुनवाई करता है? राज्य का उच्च न्यायालय करता है। उसका मौलिक अधिकार यानी मूल क्षेत्र अधिकार है सबसे पहला। अब इसमें 2 नंबर आता है राजस्व एकत्रीकरण संबंधी विवाद। राजस्व एकत्रीकरण संबंधी विवाद। और स है वह संवैधानिक विवाद। अब राजस्व का जो एकत्रीकरण किया जाता है, जो टैक्स आता है, वो उससे संबंधित कोई भी विवाद है उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय करता है। और अब यहाँ पर अपना आ गया संवैधानिक। अगर उच्च न्यायालय प्रमाणित करे कि किसी वाद या केस या मुकदमे में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है यानी निहित है, और ये जो सुनने की जो कार्य है वो अधीनस्थ न्यायालय के स्थान पर उच्च न्यायालय करे, तो ये उसका मूल क्षेत्र अधिकार आ गया। मूल क्षेत्र अधिकार के बाद में बालकों हमारे आता है क्या? मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले लेख याचिका अधिकारिता। ये 2 नंबर आ गया याचिका अधिकारिता। याचिका या इसको क्या बोलते हैं? अधिकारिता। अधिकारिता का मतलब है अधिकार होना। अब देखो इसमें आपको क्या लिखना है? नागरिकों के मूल अधिकारों, थोड़ा ठहर बैठना भाई, अधिकारों की रक्षा के लिए 3-4 प्रकार के लेख जारी करता है। पहले वाले न्यायालय में भी हमने पढ़ लिए। सबसे पहला कौन सा है? याद रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? जो पहले भी बताया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय के समक्ष यानी पेश करना होता है और उससे गिरफ्तार किए जाने का कारण बताना होता है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। फिर देखो अधिकार प्रचार। फिर देखो अगर 3 नंबर लिखे हैं तो उत्प्रेषण लेख। चार नंबर लिखे हैं तो परमादेश। देखो इनका हम जब उल्लेख करेंगे, इनको परिभाषित करेंगे तो हमारा लंबा हो जाएगा। सभी का अपना अलग अलग अर्थ है। तो यहां पर है जो न्यायालय द्वारा जो लेख जारी किए जाते हैं वो किस लिए जारी किए जाते हैं? देखो ये बात आप लिखना नहीं भूलेंगे। नाम क्या लिखना है? नागरिकों मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जिन लेखों को जारी करता है तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब हमारा इसका तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु या शक्ति आ जाती है अपीलीय क्षेत्राधिकार नंबर 3। ये देखो सर्वोच्च न्यायालय वाले में भी थोड़ा जटिल था। अपीलीय क्षेत्राधिकार, उसमें हमने देखो 4 बिंदु में बांटा था। थोड़ा देना, अपीलीय क्षेत्राधिकार को हमने 4 भागों में बांटा था। सर्वोच्च न्यायालय वाले में 4 भाग कौन कौन से थे? 4 भाग थे।
सबसे पहले संवैधानिक था, दीवानी था, फौजदारी था और संवैधानिक था। इसमें हम 3 भाग में बांटेंगे और वो हमारे 3 भाग कौन से होंगे, जिसमें पहला भाग होगा सिविल, जो सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार है। सिविल में जो नागरिकों की जो भी अपीलें हैं उनसे संबंधित है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार का बिंदु नंबर ए, सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार। सिविल में मैंने आपको बता दिया कि नागरिकों के जो समस्यात्मक मसले हैं, नागरिकों में जो समस्यात्मक मसले हैं उनमें हमने सिविल नाम पढ़ा है। जैसे आयकर, इनकम टैक्स एक विषय है, आयकर संबंधित जो भी विवाद हैं वो सिविल के अंतर्गत आएंगे, यानी सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। फिर कुछ जो भी कंपनियां हैं वो अपना पेटेंट करवाती हैं, यानी अपना रजिस्ट्रेशन कराती है, और उस नाम से कोई दूसरी कंपनी या दूसरा प्रोडक्ट या उस डिजाइन का नहीं चलाया जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, पेटेंट या डिजाइन। उत्तराधिकार आदि मामले न्यायालय के विरुद्ध हो। फिर आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार 2 नंबर पर है, आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को 4 वर्ष की सजा दी गई हो या प्राण दंड दिया गया हो तो व्यक्ति कहाँ अपील कर सकता है, वो उच्च न्यायालय में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। और फिर संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार की बातें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार ऐसा वाद या केस, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, मुकदमा बोल सकते हैं। ऐसा कोई भी मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो तो उच्च न्यायालय में क्या की जा सकती है, अपील। तो अपील को भी हमने सबसे पहले स्पष्ट किया है कि नीचे के न्यायालय से किसी वाद या केस को नीचे के न्यायालय से ऊपर के न्यायालय में क्या किया जाए, यानी ले जाना, या वाद या केस को नीचे के न्यायालय से ऊपर के न्यायालय में, यानी याचिका दायर करना या प्रार्थना पत्र दायर करना क्या कहलाता है, अपील कहलाता है। अब देखेंगे हमारे सर्वोच्च न्यायालय वाले में भी ये बिंदु था, नंबर 4 बिंदु आ गया। ये क्या, अभिलेख न्यायालय। क्या भाई, अभिलेख न्यायालय। इसको तो बार बार समझने की आवश्यकता नहीं, फिर भी देख लो, संविधान का यहाँ अनुच्छेद लगेगा भाई। संविधान के अनुच्छेद 215 याद रखेंगे। वहां पहले है संविधान का अनुच्छेद 129 पढ़ाया था सर्वोच्च न्यायालय वाले में। आज हम यहाँ पढ़ा रहे हैं संविधान का अनुच्छेद 215 के अनुसार है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय साक्ष्य के रूप में क्या होंगे, मान्य होंगे। उनकी संवैधानिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। और उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी आज्ञा दी गई हो, यानी उसके द्वारा दी गई आज्ञा का उल्लंघन करने पर न्यायिक अवमानना का दंड मिलेगा। न्यायिक अवमानना को अंग्रेजी में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। यानी न्यायालय की आज्ञा का उल्लंघन करने पर न्यायालय किसी भी प्रकार का दंड दे सकता है। इसे बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी न्यायिक अवमानना पर दंड दिया जाएगा। 2 बातें अभिलेख न्यायालय में, 2 बातें। सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय को साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। उनकी संवैधानिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। साथ ही साथ उच्च न्यायालय द्वारा यानी न्यायिक अवमानना पर किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। इसे क्या बोलते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब लास्ट शक्ति बोलते हैं, बहुत ही आसान से शक्ति, जो हमने लास्ट टाइम में यानी सर्वोच्च न्यायालय में भी लिखी थी। और ये हवाल को देखो, न्यायिक पुनरावलोकन। ये एक बार समझ लो, अगर ऊपर वाले में समझ में नहीं आया है तो अब समझना जरूरी है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार शक्ति वाला प्रश्न है
उसकी आने की प्रबल संभावना है अभी कुछ दिनों बाद में होने वाले पेपर में। तो आप लोगों को ये न्यायिक पुनरावलोकन समझना है। ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय संविधान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। और इसका अभिप्राय क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को संसद एवं राज्य विधानमंडल यानी संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधानिकता की जांच करने की शक्ति तो सर्वोच्च न्यायालय की है, और विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति है राज्य उच्च न्यायालय की। तो राज्य उच्च न्यायालय, अब सुनो दोबारा, राज्य उच्च न्यायालय राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करता है। अगर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून संविधान का उल्लंघन करते हैं तो राज्य उच्च न्यायालय उन्हें अवैध घोषित करता है। अवैध घोषित करने का मतलब वो शून्य हो जाते हैं। कोई भी कानून है उसकी समीक्षा कर सकता है कौन? राज्य का उच्च न्यायालय। राज्य का उच्च न्यायालय है वो किसके द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करेगा? राज्य विधानमंडल यानी खासतौर पर विधानसभा द्वारा बनाए गए या कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, राज्य कार्यपालिका और राज्य व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, और वो संविधान के विपरीत पाए जाने पर उसे अवैध यानी शून्य घोषित कर सकता है। तो बालकों, ये था हमारा उच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां। उम्मीद करता हूं यह पूरा मैटर आप समझने में कामयाब रहे। हर वीडियो को आप एक बार नहीं समझे तो वो एक बार आपने देख लिया तो दोबारा आपकी नेट नहीं लगेगी। आप उसको दोबारा पीछे रिवाइज करें, 2 बार 3 बार आप अगर पढ़ रहे हैं तो ये मैटर आपके एकदम क्लियर होगा और आप कामयाब होंगे। 15 नंबर का मैटर हमने करा दिया। उम्मीद करता हूं कि आगामी टाइम में गणित का पीरियड चलेगा। आगामी का मतलब है नेक्स्ट टाइम यानी 26 मई से मैथमेटिक्स का आपके पीरियड चलेगा। परंतु हमने राजनीति विज्ञान के 2 पाठ यानी कक्षा 10 के सिलेबस में 20% कोर्स हमने पूरा कर दिया 2 पाठों के अंतर्गत। धन्यवाद।